नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो गया आपके फेवरेट सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे आप देखते हैं डेली रात को 9 बजे जनमत में। यहाँ ऐसा नहीं होता कि केवल एंकर बोलेगा या खबर चलेगी और आप केवल सुन लेंगे और यकीन कर लेंगे। हर खबर पर आप वोट करते हैं, आपका भी यहां पर पार्टिसिपेशन होता है, आप हमारे साथ खबर में रहते हैं। किसी और चैनल में, किसी और शो में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कौन से विषय आपके लिए लेकर मैं आया हूं। मेरी टीम लेकर आई है दरअसल प्रसादम की एसआईटी जांच। जी हां, सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से आपके लिए आवाज उठाता है और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी चैनल से परे भी सोच के हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं और एक मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन यानी याचिका लगाई थी और असर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है। एसआईटी में बदलाव कर दिया है। केवल उस राज्य की एसआईटी नहीं होगी, वहां पर सीबीआई भी होगी और भी ऑफिशियल्स उसमें होंगे। विस्तार से बताएंगे आपकी हक की लड़ाई हम रोज लड़ते हैं। आज हमने आपके लिए क्या किया या डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने आपके लिए क्या किया, वो आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। गरबा और गौमूत्र, कोई भी गरबा में आ जाए, कुछ भी नाम बता दे, आधार कार्ड भी गलत छपवा ले, कहीं सोचे कि भाई ये क्या है। एक धार्मिक पर्व को जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस पर कहीं वो कीड़ा ना लग जाए, वो घुन ना लग जाए, वो जिहादी सोच ना आकर बैठ जाए, उससे बचाने के लिए गौमूत्र कैसे लाभकारी है, गौ माता कैसे लाभकारी है, जानना है तो ध्यान से देखिएगा जनमत को। विस्तार से आपकी हक की लड़ाई ये भी है, किसने लड़ी है, कहां लड़ी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। खामिनेई की धमकी, देखिए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की जो आपसे जनाजे की बात कहें, भाई उसको याद करने की बात करें, उसके लिए रोना रोने की बात करें, तो आज वो दिन था। रोने के दिन में इन्होंने धमकी दे डाली, क्या कुछ कह डाला वो भी आपको जानना है, विस्तार से समझना है। तो जनमत में आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। इजराइल युद्ध, ईरान युद्ध, सब चीज के लिए अच्छा एक पूरा एनालिसिस आपके लिए। और फिर आगे बढ़ेंगे। भारत अछूता नहीं है, भारत दूर नहीं है। ये जो युद्ध हो रहा है ना, अब भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंच गया है। युद्ध लड़ने अभी फिलहाल तो नहीं मैं ये कहूंगा, लेकिन किस लिए वहां पर पहुंचा है? अपने एसेट्स की सुरक्षा के लिए, अपनी दावे को पेश करने के लिए, अपने दबदबे को दिखाने के लिए, या और भी कुछ बात है वो भी आपको बताएंगे। बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा, 5 नई शास्त्रीय भाषा। जी हाँ, कैसे क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में कौन कौन सी भाषा आ गई, क्या आप उस क्षेत्र से हैं? अगर आप हमारा ये चैनल देखते हैं, शो देखते हैं, अगर जानना है, आपके फायदे की बात बताऊंगा। कैसे भाषा को क्लासिकल अगर स्टेज में ले आया जाता है, उसको एक ऐसी मान्यता मिल जाती है, तो आपको क्या लाभ है? जनता का ही मुद्दा उठाते हैं जनमत में। चलिए, ये मुद्दे थे, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताए। अब शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे की, और ये मुद्दा भी मंदिर से जुड़ा हुआ। तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। साधु संतों से लेकर भक्तों तक से आस्था से जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर समाधान की मांग की गई थी। देखिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, सुदर्शन ने सबसे पहले इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इस पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी। अब तिरुपति प्रसाद मामले में डॉक्टर सुरेश चौहान की जी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी का गठन कर डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है और यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने सीबीआई, राज्य पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है और यह सब कुछ हो पाया है क्योंकि मुख्य पिटिशनर डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हैं। जो इस मामले को, एसआईटी की बात कर रहा हूं, जो 5 सदस्यीय टीम है, वो इस मामले की जांच करेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह कहा है कि जांच का उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। अदालत ने जांच को निष्पक्ष रखने के लिए यह कदम उठाया है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी की मांग की थी।
दरअसल सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो में घी खरीद डाला, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दे डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी चाहिए। इस टीम में 2 अधिकारी सीबीआई से होंगे, 2 अधिकारी राज्य सरकार के और 1 अधिकारी एफएसएसएआई का होना चाहिए। इस जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, सीबीआई डायरेक्टर। पहले इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी नहीं करेगी और नई एसआईटी के गठन को लेकर निर्देश दे डाले हैं। तो उस निर्देश का ही असर जो है वो आपने देखा। और आपको बताएं, इसमें याचिका लगाने में कि कौन आगे रहा, वो डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी रहे। और डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा था, पूरा मामला क्या है, उन्हीं की जबान में उन्हीं की बात को सुनते हैं, ताकि आप इस मामले को और अच्छे से समझ पाएंगे। न्यायालय ने तिरुपति बालाजी प्रसाद की इंक्वायरी के लिए एसआईटी जांच का आदेश दिया। मैं एक पिटिशनर होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये एसआईटी अपनी समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ तात्काल इसकी पूरी जांच करके अपना रिपोर्ट दे दे और नए मापदंड स्थापित करे, जिससे कि पुनः ऐसा अपराध किसी मंदिर में ना हो, यह आशा व्यक्त करता हूं। और साथ में संबंधित आदेश पर जो जांच होगी वो पूरी होने के बाद अपराधियों को कठोर सजा हो, यह आशा व्यक्त करता हूं। साथ में मैं पिटिशनर था, लेकिन वकीलों ने, जो हमारी टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें दी, आर्गुमेंट किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आध्यात्मिक और सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारी उसमें थी। उस पूरे टीम का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो देखा आपने, असर होता है जब आप पहल करते हैं, और पहल कोई भी कर सकता है। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी अपने लेवल पर जितना संभव हो सके याचिका लगाएं, अपने हक की मांग करें, अपने हक की आवाज़ उठाएं। कोर्ट सुनता है। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय केवल कुछ ही लोगों के लिए बनी है, ये सर्वोच्च न्यायालय सभी का है। आप भी अपने हक की लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं, घर बैठे लड़ सकते हैं, आपको केवल याचिका लगानी है। चलिए, हमने ये खबर आपको दिखाई, असर आपको बताया, लेकिन आपसे आपकी राय नहीं जानेंगे तो बात बनेगी नहीं, जनमत पूरा नहीं होगा। प्रसादम मामले में हमने आपसे प्रश्न पूछा कि एसआईटी के गठन से संतुष्ट हैं क्या आप? 96%, 96% लोग कहते हैं हाँ संतुष्ट हैं। 4% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बहुमत संतुष्ट है, यानी कि जनमत संतुष्ट है। हिंदुओं के हर त्योहार में पवित्रता का बड़ा महत्व है। पूजा सामग्री से लेकर भोग सामग्री तक और पूजा स्थान से लेकर खान पान तक हर चीज में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसी पवित्रता पर दूसरा खतरा भी है। हर साल माता रानी के नवरात्र आते हैं और हर साल जगह जगह मेले का आयोजन किया जाता है। सभी हिंदू अपने परिवार के साथ घूमने फिरने और खाने पीने जाते हैं। ऐसे में नवरात्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गुजरात के सूरत में डांडिया पंडालों में एंट्री लेने के लिए गौमूत्र से शुद्ध होकर जाना पड़ेगा। दोबारा बता दूं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, पावन पर्व मनाया जा रहा है। कहीं गरबा पंडाल, कहीं दुर्गा पूजा, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा। तो संगठनों का एक्शन, लव जिहादियों को टेंशन, गोमूत्र तिलक, गरबा में एंट्री का टिकट, गरबा जिहाद का उपचार, अब की बार वराह अवतार, गोमूत्र पीकर दिखाओ तभी गरबा में आओ। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने का सूत्र है गोमूत्र। कभी प्रसाद में मिलावट, कभी धर्म से खिलवाड़, तो कभी हिंदुओं पर अत्याचार। और जब इससे भी मन ना भरे तो अपने नाम बदलकर हिंदुओं के धर्म का, हाथों में कलावा और गले में गमछा लपेटने से तुम्हारी सच्चाई नहीं छुप जाएगी।
लव जिहाद और व्यापार जिहाद करने वालों की पहचान होकर रहेगी। और सूरत तक हिंदू संगठन एक्शन में है, जहां इंदौर में एक तरफ गरबा का आयोजन करने वाले फिरोज नाम के युवक के पंडाल पर बैन लगाया गया। आरोप जिहादी लगा दिया है भाई साहब मेरे ऊपर। बाकी मैं तो हिंदुस्तान का बेटा और हिंदुस्तानी हूँ, धर्म से मुस्लिम हूँ और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मैं 8 साल का था जब से मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ, और जब जवाबदारी बढ़ी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो शायद मेरे कुछ बड़े भाइयों ने मुझे बोला कि अब तू थोड़ी जवाबदारी ले, तो वो मुझे जवाबदारी बनाता। वहाँ तो कोई भी नहीं आया मेरे पास। में जो ज़मीन वाला है उसके पास फ़ोन जा रहे थे, मेरे पास किसी का ना ही फ़ोन आया ना ही तो चेयर रहा। जो भी रहा ज़मीन मालिक के पास आया, फिरोज़ नाम से शायद होगी। लेकिन मैं अपने आप तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि ये होना चाहिए था मेरे साथ। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में डांडिया पंडालों में एंट्री लेने के लिए संस्कृति बचाओ मंच गरबा पंडालों में गरबा आयोजकों से ये मांग करता है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह, जो कि सुअर के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु ने अपने वाराह अवतार में पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर और बचाया था। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं। विश्व हिंदू परिषद ने इसका आह्वान किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी लेट नाइट गरबा पर सवाल उठाने वालों को तीखे लहजे में करारा जवाब दिया। गरबा माता की आराधना का है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप महत्व सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए। तो गरबा पंडालों में बीते साल लव जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की खबरों पर लगातार ध्यान देते हुए इस साल गरबा आयोजकों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो कोई भी गरबा नाइट्स में गरबा करने के लिए आएगा उस पर पहले गोमूत्र का छिड़काव होगा और फिर गोमूत्र पीकर ही एंट्री होगी। वराह पूजने वालों को ही एंट्री, जैसे आई गरबा नाइट और डांडिया नाइट की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वाले लव जिहादियों पर नकेल कसी जा सके। गोमूत्र से पवित्रता के बाद ही एक असली सनातनी की पहचान हो सकेगी, तभी तो हमारे सनातन धर्म में भी कट। सुदर्शन न्यूज। आपने मामले को समझा और इसको और अच्छे से समझाने के लिए इसी संदर्भ में हिंदुओं को जागरूकता का संदेश देने के साथ साथ गैर हिंदुओं पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। सरकारे तमारा सौ माटे मोड़े सुधी गरबा रमवा लेवानी छूट आपवानी વાત સાંભળીને અનેક લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું। એનું શું કરવું? એ ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં જઈને ગરબા રમવાના મારે? સરકારે તમારા चलिए, आपने हर्ष संघवी जी को सुना। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने का प्रयास करेंगे कि बड़े सवाल क्या हैं जो हिंदू त्योहारों में गैर मुसलमानों पर यानी गैर हिंदुओं पर खड़े होते हैं, कि भाई वो वाला मुद्दा भी आपको बता देते हैं। गैर हिंदुओं का काम क्या है गरबा में, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा सवाल, गरबा में गैर हिंदुओं का क्या काम है? क्या गरबा पंडाल में लव जिहाद की साजिश रची जाती है? ये भी आपको बता दें। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। एक और प्रश्न जो यहाँ पर है वो ये है, क्या हिंदू त्योहार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं? गरबा में ही क्यों जाना है? गरबा में ही क्यों नाचना? अपने त्योहार में नाचो। क्या वराह पूजन से गैर हिंदुओं डर जाएंगे?
ये भी एक जरूरी प्रश्न है। वराह पूजा क्या स्वीकार्य है कि नहीं है? वराह की फोटो लगाने से गैर हिंदुओं को आपत्ति क्यों है? ये भी एक प्रश्न है। अब आपको बताते हैं कि मानता है और हर हिंदू गौ माता को मानता है, गौमूत्र का सेवन करने में उसको कोई ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं होगी। 1-2 बूंद अगर गौमूत्र उसके मुख में रख दिया जाएगा, उससे आपत्ति वो नहीं करेगा। पंचतत्व जो देखिए, जो पंचामृत भी बनाया जाता है उसमें भी गौमूत्र का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसको हिंदू को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति उसको होगी जो गौमूत्र से परहेज करेगा या फिर जो हिंदू ही नहीं होगा। गरबा पंडाल में प्रवेश से पहले ये पिलाया जाए। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो, सिर्फ हिंदू ही गौमूत्र पिएगा। और माथे पर, ये तो है ही गौमूत्र पीना है, माथे पर तिलक भी लगाया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। केवल गौमूत्र हो जाए उससे नहीं, गरबा पंडाल में कैसे आना है, नहीं आना है, वो हम आपको बताया, गौमूत्र के बारे में बताया। अब चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। हिंदू त्योहारों में गैर हिंदुओं पर लगे प्रतिबंध, रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जिसने धर्म ही छोड़ दिया उसको अब भी क्या बुला रहे हैं? ये कौन सा भाईचारा निभा रहे हैं? क्यों चारा बन रहे हैं? 98% लोगों ने कहा हाँ, प्रतिबंध लगना चाहिए। बात करेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम उन मुल्कों की जिसके बारे में आप जानने के इच्छुक जरूर होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रही है। आप सोचिए, बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान से आयात होकर आने वाले सामानों की जांच का नियम खत्म कर दिया है। अब बांग्लादेश में जाने वाले सभी सामानों को सामने से नहीं जांचा जाएगा। मतलब ये वो दुश्मन था कभी जो इनकी बहन बेटियों का बलात्कार करता था, अब उसकी बीच की उनकी और यहाँ की आवाजाही को चेक नहीं किया जाएगा। सामानों से, जो सामान क्रॉस बॉर्डर में हो रहा है ट्रेड, उस पर कोई जांच नहीं होगी। पाकिस्तान से आने वाले सामानों की जांच का निर्णय शेख हसीना की सरकार ने लिया था ताकि अवैध ड्रग्स या हथियार चुपके से बांग्लादेश ना पहुंच पाएं। आप सोचिए, इसीलिए हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कट्टरपंथी है, उनकी सोच ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान परस्त हैं और जिस पाकिस्तान ने उनके पूर्वजों का बलात्कार किया है उस पाकिस्तान का समर्थन ये बांग्लादेश कर रहा है। तो सोचिए ये कौन है? मैं कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वे पाकिस्तान से जहां नजदीकियां बढ़ रही हैं वहीं उसके कुछ कदम भारत विरोधी भी दिखे हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से अपना राजदूत भी वापस बुला लिया था। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को दुर्गा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली हिल्सा मछली के निर्यात करने से मना कर दिया था। बांग्लादेश का भारत के प्रति यह रवैया यूनुस सरकार के बाद ही बदला है, यानी यूनुस आया और उसके बाद रवैया बदल गया। हाल के मामलों में यह भी देखा गया कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान माता रानी की मूर्तियां तोड़ी गई और ये तब से हो रहा है जब से यूनुस सरकार आई है। हिंदू पहले भी वहां पर रह रहे थे, दिक्कतें थी। ये जरूर है कि वहां मुस्लिम ज्यादा हैं, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं थी जब शेख हसीना की सरकार थी, जब एक महिला वहां पर प्रमुख थी, एक मुस्लिम बहुल देश की। तो देखिए, आपने पूरी बात को समझने का प्रयास किया होगा। इस पर भी हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट को देखेंगे तो और मामले को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। भारत ने जिस बांग्लादेश को बनाया, आज उसी बांग्लादेश के जिहादी भारत को खुली चुनौती दे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के शत्रुओं के हाथ की कठपुतली बनकर उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के बाद सत्ता में आई मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रही है। हिंदू द्रोह में डूबी जिहादी कौम भारत की बर्बादी की बातें कर रही है। बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान से आयात होकर आने वाले सामानों की जांच का नियम खत्म कर दिया है। अब बांग्लादेश में जाने वाले सभी सामानों को सामने से नहीं जांचा जाएगा। पाकिस्तान से आने वाले सामानों की जांच का निर्णय शेख हसीना की सरकार ने लिया था ताकि अवैध ड्रग्स या हथियार चुपके से बांग्लादेश तक पहुंच जाएं। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 29 सितंबर 2024 को यह निर्णय लिया।
अब पाकिस्तान से आयात होकर बांग्लादेश जाने वाले हर सामान की अलग अलग जांच नहीं होगी। बांग्लादेश पहुंचने वाले पाकिस्तानी सामानों की जांच अब खतरे के अनुमान के आधार पर की जाएगी। एनबीआर का कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की विशेष जांच के चलते उसे अतिरिक्त स्टाफ इस काम के लिए लगाना पड़ता था। बांग्लादेश का ये फैसला अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिका में हुई मुलाकात के बाद सामने आया। पाकिस्तानी सामानों की जांच का यह नियम शेख हसीना सरकार लाई थी, जहां बांग्लादेश ने इस फैसले के पीछे दोनों देशों के व्यापार में आसानी को बढ़ाने का कारण बताया। वहीं अब यह खतरा बढ़ गया है कि कहीं अवैध सामान बांग्लादेश न पहुंचने लगे। कई मौकों पर सामने आया है कि वैध सामानों के बीच हथियार और ड्रग्स छुपाकर तस्करी की जाती है। बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के साथ गलबैया करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो पाकिस्तान से जहां नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं उसके कुछ कदम भारत विरोधी भी हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से अपना राजदूत वापस बुला लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को दुर्गा पूजा के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली हिल्सा मछली के निर्यात करने से मना कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश ने हाल ही में शेख हसीना सरकार के दौरान भारत के साथ किए गए बिजली समझौतों पर भी जांच चालू की थी। बांग्लादेश का भारत के प्रति ये रवैया यूनुस सरकार के बाद बदला है। गौरतलब है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था और 1970 के दशक में पाकिस्तान ने यहाँ रहने वाली बंगाली जनता पर अत्याचार किया। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाकर नया देश बनाने में सहयोग दिया। लेकिन आज भारत का ही बनाया हुआ बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी अमेरिका में खूब फजीहत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान का हाथ थामा, उसे साफ है कि जल्द ही बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा ही होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत से बैर जताने वाली बांग्लादेश की दूसरी तस्वीर भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश को चला रही कट्टरपंथियों की कार्यवाहक सरकार आंखें मूंदे बैठी है और हिंदुओं के उत्पीड़न के मामलों को दबाने में लगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा की ताजी घटनाओं में कई जगह मंडप में दुर्गा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन हमलों की वजह से स्थानीय हिंदुओं में भय का माहौल है। उन्होंने बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। हैरानी की बात है कि घटनाओं के घटने के समय लाख बुलावे के बावजूद कोई सुरक्षा बल यहां नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपने खबर देखी, लेकिन खबर में आपकी राय भी आवश्यक है। देखिए, हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। भारत को बांग्लादेश पर लगाना चाहिए प्रतिबंध क्या? 88% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा ना। बहुमत कहता है कि लगा दो प्रतिबंध, छोड़ो, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। 12% कहते हैं नहीं भाई ऐसा मत करो, लेकिन बहुमत की यही राय है। अब इसी खबर से जुड़ी आपको एक तस्वीर और भी दिखाएंगे, जिसमें अमेरिका के एम्बर में बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। फजीहत हो नहीं रही, फजीहत उड़ रही है। दरअसल यूनुस ने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई एक्शन न लेते हुए चुप्पी साध रखी है। भारत, इंडिया समेत दुनिया के कई देशों में इसका विरोध हो रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बंद करने की मांग उठाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं से घृणा की ताजी घटनाओं में 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के पाबना जिले के सुजानगर उपजिला में स्थित बरवारी पूजा मंडप और मानिकदी पालपाड़ा बरवारी पूजा मंडप में दुर्गा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऋषिपारा मंडप में 4 मूर्तियां और मानिक नदी मंडप में 5 मूर्तियां तोड़ी गई। इन हमलों की वजह से स्थानीय हिंदुओं में भय का माहौल है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये जो जहाज में एक जहाज आगे चलता है और पीछे ये होर्डिंग, ये प्लाकार्ड की तरह से आप इसको देख सकते हैं, वो चलता है। इसमें स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेशी हिंदूज लिखा है। देखिए, उसी का असर है। बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की जा रही है इस मामले में कि भाई हिंदुओं की रक्षा की जाए। हैरानी की बात है कि घटनाओं के घटने के समय लाख बुलावे के बावजूद कोई सुरक्षा बल हिंदुओं की मदद के लिए नहीं पहुंचता, बल्कि बाद में पुलिस ही नहीं, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और देखिए हालात का जायजा लिया। हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के
लिए अमेरिका यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये अनूठा तरीका है जिससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का संदेश पूरे विश्व को दिया गया है। तस्वीरों को बड़ा करके भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए कैसे हिंदू अमेरिकी समूहों ने हडसन नदी पर एक विशालकाय एयरलाइन बैनर लटकाया जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर लहरा रहा था। दुनिया से अपनी भावुक अपील कहूंगा, अपनी भावुक अपील में उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण stophindugenocide.org पर किया गया। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का दस्तावेजीकरण करने वाली एक साइट है। तस्वीरों को देखिए और समझिए। उस साइट पर भी आप जाइए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तेजी से काम करना चाहिए, आसानी से निशाना बनाए जाने वाले समूहों की रक्षा करनी चाहिए और मानवाधिकारों को बरकरार रखना चाहिए। ये तस्वीर उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो गाजा पर जब बम गिरता है तो अपनी छाती पीटते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो मुंह में दही जम जाती है, जबान पर ताला लग जाता है। पोल के माध्यम से हमने आपसे इसी पर प्रश्न पूछा, क्योंकि जनमत में खाली मैं बोलूं आप सुने उतना काफी नहीं है। अमेरिका को लगाना चाहिए बांग्लादेश पर प्रतिबंध। 83% लोगों ने कहा हां, 17% लोगों ने कहा ना। बहुमत चाहता है कि प्रतिबंध लग जाए बांग्लादेश पर, 17% नहीं चाहते प्रतिबंध लगे। लेकिन आप जानते हैं वो 17% कौन है। आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन यह भी आपसे जुड़ा हुआ होगा ही होगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, तभी एक और खबर सामने आ गई है। हिजबुल्लाह के नई चीफ का खात्मा हो गया, यानी पैदा हुए नहीं कि मार दिए गए। अभी ऑफिस संभाला नहीं, इंडक्शन हुआ नहीं कि भाई फायर हो गए, टर्मिनेशन हो गया, कुछ इस अंदाज में हुआ है। जानकारी के अनुसार हिजबुल्लाह के नई चीफ पर भी इजराइल ने उसी तरीके से हमला किया जिस तरह हसन नसरल्लाह पर किया था। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीउद्दीन को कमान मिली थी, लेकिन इजराइल ने उसका भी गेम ओवर यानी काम तमाम कर दिया। गुरुवार को आधी रात में इजराइल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। हमले के वक्त हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, सब साथ में बैठे थे। और आपको बता दें कि साल 2017 में अमेरिका ने हाशिम सफीउद्दीन को आतंकवादी घोषित कर दिया था। कोई ये नया आतंकवादी नहीं है, पुराना आतंकवादी है जो कि हिजबुल्लाह का सो कॉल्ड चीफ बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद पर स्पष्ट स्टैंड रखते हुए कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की घोषणा हो चुकी है, अब ये आतंकवाद समाप्त होने पर ही खत्म होगी। और उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लेने की अपील भी की थी। वहीं ईरान के सुप्रीम नेता, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने आज इजराइल को धमकी भी दे डाली और धमकी में बहुत कुछ बोल वो गए। और आपको ज़्यादा बेहतर समझना है तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो और बेहतर इस मामले की गंभीरता को भी आप समझ पाएंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन का भी इजराइल ने काम तमाम कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने बेरूत के तहिए में हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराया। हिजबुल्लाह की मौत के बाद लगातार तनाव जारी है। गुरुवार आधी रात इजरायली सेना ने बेरूत पर जबरदस्त हमला किया था। हमले के दौरान सफीउद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का करीबी था। वो नसरल्लाह की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नया चीफ बना था। हाशिम सफीउद्दीन जिहाद परिषद का भी सदस्य था। जिहाद परिषद का काम सैन्य अभियानों का प्रबंधन करना। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह के मामा का लड़का है। साल 2017 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। सफीउद्दीन भी अपनी बुआ के लड़के हसन नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी था। वे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था।
साथ ही वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखता था। इजरायली पीएम नेतन्याहू पहले ही आतंकवाद पर दो टूक बोल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है, अब ये आतंकवाद समाप्त होने पर ही खत्म होगी। साथ ही उन्होंने दुनिया के अन्य देशों से भी अपील की थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। महज 7 दिन ही बीते हैं कि इजराइल ने जो कहा वो कर दिखाया। अब देखना ये है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन बनता है और इजराइल कितने दिनों में उसे भी सुपुर्द खाक कर देता है। वहीं ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने आज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के अनुसार चलने की अपील की। खमेनेई ने कहा कि अगर मुसलमान अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो वे सफल होंगे। इस दौरान उन्होंने इजराइल का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान ने उसे जवाब दिया है और आगे भी देगा। इजराइल के रुख से तय है कि हिजबुल्लाह का अब कोई नया चीफ बनेगा तो उसका भी खात्मा होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से जब हसन नसरल्लाह की मौत हो जाती है, हसन नसरल्लाह को मार दिया तो नए चीफ सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया है। अब टेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन ये भी आपको बात समझनी होगी कि भाई अगर उसको मार दिया, इसको मार दिया तो अगला नंबर किसका होगा? अगला नंबर खामेनेई का बताया जा रहा है, लेकिन खामेनेई को मारना इतना आसान नहीं होगा। ईरान ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त आप ये ध्यान रखिए कि कैसे इजराइल बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको पता है कि अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है। एक और मुख्य मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें तो आपको बताई और भी बहुत कुछ था, लेकिन एक मुख्य विषय का समय मेरे पास बचा है तो वो भी मैं आपको बता दूं। भारत सरकार ने 5 और भारतीय भाषाओं को 5 और ऐड किया है। 5 और भारतीय भाषाओं को क्लासिक लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया है। जिसकी भाषा शामिल हुई है उन सभी को हम बधाई देते हैं, नाम भी बता देते हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब मराठी, महाराष्ट्र वासियों को बधाई, पाली, प्राकृत, असमिया यानी आसाम के लोगों को बधाई और बांग्ला, जो बंगाली लोग भाई हैं हमारे भाई बहन, उनको बधाई। बांग्ला भाषा को क्लासिक लैंग्वेज के तौर पर मान्यता दी गई है। बता दें कि क्लासिक या शास्त्रीय भाषाएं वो समृद्ध भाषाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए हुए प्रत्येक समुदाय को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करती हैं। इससे पहले क्लासिक लैंग्वेज की सूची में पहले से 6 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ये भाषाएं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। 5 नई भाषाओं के शामिल होने के बाद अब इस सूची में 11 भाषाएं भारतीय शामिल हो जाएंगी। ग्राफिक्स भी आपके लिए इस खबर पर हम लेकर आए हैं कि भाई इससे फायदा क्या है और क्लासिक भाषा के लिए मानदंड क्या है, वो भी आपको बताएंगे। भाषा का रिकॉर्ड 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, पुनः बधाई देते हैं। भाषा का प्राचीन साहित्य हो और ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा हो, यह बहुत जरूरी है। क्लासिक लैंग्वेज के फायदे क्या हैं, इसका लाभ क्या है वो बता दें। भाषा के ग्रंथों, कविताओं, नाटकों आदि का डिजिटलीकरण और संरक्षण किया जाता है। आने वाली पीढ़ियां उस धरोहर को समझ और सराह सकती हैं। शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जो पुरस्कार है वो महत्वपूर्ण है। और आप देखिए ये भी आपको बताएं, शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो शुरू किए जाते हैं। फिर अगली जो बात है, यूनिवर्सिटी में इन भाषाओं के लिए विशेष व्यवस्था होती है, यानी इसमें आप पढ़ सकते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के प्रचार के लिए केंद्र सरकार की मदद मिलती है, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और क्लासिक लैंग्वेज का इतिहास देखिए, 12 अक्टूबर 2004 को क्लासिक लैंग्वेज के रूप में भाषाओं की श्रेणी बनने का निर्णय, तमिल को सबसे पहले क्लासिक लैंग्वेज घोषित किया गया। उसके बाद संस्कृत,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को यहां पर शामिल किया गया। तमिल को सबसे पहले किया गया क्लासिक लैंग्वेज की श्रेणी में शामिल करके। और दो ग्राफिक्स और भी आपको दिखा देते हैं। देखिए हाँ, संस्कृत को 2005, तेलुगु को 2008 में क्लासिक लैंग्वेज बनाया, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013 और उड़िया को भी 2013 में यहां पर शामिल किया गया। ये लीजिए लास्ट की दो प्लेट्स भी आपको हमने, देखिए भाषा 1500 से 2000 साल जो है वो पुरानी होनी चाहिए। चलिए, आज समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।